संसाधन चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1 है ये। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाते हैं। किसी वस्तु की उपयोगिता उसे बनाती है संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन जनरली प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मानव निर्मित संसाधन होते हैं और मानव खुद भी संसाधन होता है। तो जनरल कंडीशन में 3 प्रकार के क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? जो नेचुरल संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो नेचुरल जो संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीनीकरण योग्य और दूसरा होता है अनवीनीकरणीय। अर्थात एक तो वो संसाधन जिसको हम दोबारा से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे धूप हो गया, जल हो गया, हवा हो गई। एक ऐसे संसाधन होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, एक बार ये जल गए तो फिर दोबारा इनको पाना जो है वो आसान नहीं है, मुश्किल, बहुत बड़ी प्रोसेस है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस किस प्रकार के संसाधन है? तो ये अनवीनीकरणीय संसाधन है। जबकि सड़क, पुल, वाहन, मशीन आदि किस प्रकार के संसाधन है? ये मानव निर्मित संसाधन है। किसी देश के लोगों की संख्या और योग्यता क्या कहलाती है? मानव संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास क्या है? तो संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करते हुए भविष्य के लिए बचाना ही क्या है? सतत पोषणीय विकास है। अर्थात आज मैं प्रोडक्ट का यूज करूं, बट इतना यूज करूं, इस तरीके से यूज करूं कि वो वेस्टेज ना हो। चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन इसका कि तंजानिया नामक स्थान कहां स्थित है? चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत होती है तंजानिया नामक स्थान की कहानी से, जो कि अफ्रीका में है और विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पे रहती है? ये जो हमारी पृथ्वी है इसके मात्र 30% भाग पर ही टोटल मिला के 90% जनसंख्या जो है इस पर रहती है। 30% भूमि पर 90% जनसंख्या जो है वो क्या है? निवास करती है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग स्थल के रूप में है? हमारी जो टोटल पृथ्वी है उस पृथ्वी का 70% भाग क्या है? पानी है, हम सब जानते हैं। तो बचा 30% भाग वो क्या है? भूमि है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है क्वेश्चन कि किस भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है? तो सामुदायिक भूमि को कहा जाता है। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावर्तित सेलों का टूटना और क्षय होना क्या कहलाता है? तो ये अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षय। मृदा की सबसे ऊपरी परत बनी होती है ह्यूमस और वनस्पति से बनी होती है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो 2 प्रकार के हैं, मानवीय हो सकता है एक तो, और दूसरा होता है नेचुरली। क्योंकि मृदा का जो मानवीय तरीके से हम क्या कर सकते हैं? निम्नीकरण कर सकते हैं, दूसरा नेचुरली कर सकते हैं। पौधों के बीच अनावर्तित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मल्च बनाना। जनरली जहां बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, 1-2 बारी बारिश होती है और बहुत ज्यादा धूप होती है, वो क्या करते हैं? भूमि को किसी प्रकार की वनस्पति से ढक देते हैं ताकि उसका पानी जल्दी से जो है वो सूख ना जाए, यानी वो भूमि जल्दी ना सूखे, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन आता है यह है कि वेदिका फॉर्म कहां बनाए जाते हैं? तो तेज ढाल वाले स्थानों पर जो है वो वेदिका फार्म बनाए जाते हैं। और समुच्च रेखीय जुताई कहां पर की जाती है? पहाड़ी ढालों पर की जाती है। ये पहाड़ी के ऐसे विपरीत की जाती है सीढ़ियां बनाकर, जिससे क्या होता है कि पानी का बहाव जो है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतार में लगाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नेक्स्ट देखिएगा, इसे रक्षक मेखलाएं कहते हैं। ये मैं वहां चला गया ना, रक्षक मेखलाएं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? ये नवीनीकरण है और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है नाइट्रेट धातु और पीड़कनाशी। एक तो नाइट्रेट धातु और दूसरे जो ये हम पीड़कनाशी है अर्थात कीटनाशी है। जनरली हम खेती करते हैं तो अपने खेत में स्प्रे करते हैं ना, तो ये सारी चीजें भूमि को क्या करती है? प्रदूषित करती है। अब उसी भूमि पर बारिश होगी तो वो सारी स्प्रे कहां चली जाती है? पानी के जरिए भूमि में चली जाती है, जो कि जल प्रदूषण का कारण बनती है। जल की बचत के लिए आजकल किस प्रकार की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? ड्रिप सिंचाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क प्रदेशों की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? कंटीली झाड़ियां और गुल्म। टुंड्रा प्रदेशों की प्रमुख वनस्पति है मास एंड लाइकेन। कौन सी संस्था प्राणी और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार करती है? एक संस्था है CITES। 5000 पशुओं की प्रजाति है और 28,000 क्या है? पौधों की प्रजाति है जिनको संकटग्रस्त माना गया है इस संस्था के द्वारा। चैप्टर नंबर 3 आता है खनिज और शक्ति संसाधन। आइए चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करते हैं, खनिज और शक्ति संसाधनों की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से खनिज और शक्ति संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ इनका निश्चित रासायनिक संगठन को कहते हैं खनिज कहते हैं। और खनिजों की पहचान का मुख्य आधार क्या होता है? रंग, घनत्व, कठोरता और इनके रासायनिक गुण। पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर 3000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और सेल में, यानी सेल का अर्थ क्या होता है यहां पर? चट्टान में खनिजों का खनन किया जाता है, यह क्या कहलाता है? तो ये अयस्क कहलाता है। खनन किया जाता है यह कहलाता है अयस्क, यानी खनिजों को अयस्क के रूप में यानी मिक्स के रूप में बाहर निकाला जाता है, फिर इसको अलग अलग करा जाता है। अब तक लगभग कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है? 2800 प्रकार के खनिजों की जो है वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। मुख्य रूप से खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के खनिज होते हैं जनरली, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। जिनमें धातु पाई जाती है वो धात्विक और जिनमें धातु नहीं पाई जाती वो अधात्विक। धातु उष्मा और विद्युत की होती है। सुचालक, लोहा अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये धात्विक खनिज के ही क्या है? उदाहरण है। धात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। धातु में भी 2 होते हैं, एक तो लोह खनिज और एक अलोह खनिज। जिस धातु में लोहे की मात्रा पाई जाती है वो लोहा खनिज कहलाता है और जिस धातु में लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है वो अलोह कहलाता है। क्या कहलाता है? अलोह खनिज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किन धातुओं में लोहा, जिन धातुओं में लोहा नहीं पाया जाता अलोह धातु कहलाती है। सोना, चांदी, तांबा आदि किस प्रकार के धातु है? अलोह प्रकार के धातु है। वह खनिज जिसमें धातु नहीं पाई जाती है अधात्विक खनिज होता है। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम किस प्रकार के खनिज है? तो ये अधात्विक खनिज है। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के खनिज है? तो ये भी अधात्विक खनिज है। खनिजों का खनन किस विधि से किया जाता है? तो प्रवेधन या आख्यान। खनिजों का खनन किस विधि से किया जाता है? प्रवेधन या आखनन। ये खनिजों को बाहर निकालने की भूमि से खोद कर विधि है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से, सेल अर्थात चट्टानों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। और जो खनिज कम गहराई पर होते हैं और पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं विवृत खनन कहलाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह है और थोड़े से ही नीचे होते हैं, थोड़ा सा खोद कर निकाल लिया जाता है, वो खनन क्या कहलाता है? विवृत खनन कहलाता है। अधिक गहराई में स्थित खनिज को निकालने की खनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कुप्की खनन कहलाती है। क्या कहलाती है? कुप्की खनन, अर्थात कुआं की तरह गहरा खोदा जाता है, इसीलिए इसको कुप्की खनन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल में बहुत नीचे पाई जाती है
उसे निकालने के लिए गहन कुएं की खुदाई की जाती है, यानी गहन यानी गहरे कुएं की खुदाई की जाती है, और इसे कहते हैं प्रवेधन। क्या कहते हैं? प्रवेधन कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखिएगा, धात्विक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये आग्नेय और कायांतरित जो चट्टानें हैं वहां पर पाए जाते हैं। और उत्तरी स्वीडन में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा। ओंटारियो नामक स्थान है कनाडा में, कौन सा खनिज यहां पर पाया जाता है? तो तांबा और निकेल पाया जाता है यहां पर। अफ्रीका में कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा, निकेल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनम। ईंधन खनिज कोयला और पेट्रोलियम किस चट्टान में पाए जाते हैं? ये अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, अवसादी। चीन और भारत के पास कौन सा खनिज सबसे ज्यादा है? तो लोहा। लोहा खनिज सबसे ज्यादा है। विश्व में अग्रणी टिन उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया सबसे अग्रणी रहे हैं इसमें। एशिया में कौन से प्रमुख खनिज पाए जाते हैं? मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता व तांबा। विश्व का कौन सा देश है जहां कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? तो विश्व के अंदर स्विट्जरलैंड है एकमात्र ऐसा देश जहां पर कोई भी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए अलग टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे। विश्व में लोहा के लिए अग्रणी उत्पादक कौन सा है? यूरोप जो है उसमें लोहा उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यूरोप के 3 देशों में विशाल लोहा निक्षेप क्षेत्र है। 3 की जगह यहां पर क्या था? जिन देशों में, यूरोप के जिन देशों में लोहे के विशाल भंडार हैं वो है रूस, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। चिली और पेरू किसके उत्पादन में अग्रणी रहे हैं? तांबे के। और विश्व में टीन सबसे ज्यादा, ये टीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राजील और बोलीविया। ब्राजील और बोलीविया। सबसे दुर्लभ हीरा कौन सा है? तो सबसे दुर्लभ जो हीरा है वो है आपका हरा हीरा, ग्रीन डायमंड। विश्व का प्राचीनतम चट्टाने कहां पर स्थित है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, और ये चट्टाने 430 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कौन से क्षेत्र सोने के सबसे बड़े उत्पादक हैं? तो कालगुडली और कुलगार्डी। कुल शब्द है यहां पर, क्या शब्द है ये? कुलगार्डी। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहां पर, ठीक है। और कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है इसको। और एल्युमिनियम को किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। हवाई जहाज बनाने में मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। और खनिज किस प्रकार के संसाधन है? अनवीनीकरण जो है वो संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। ऊर्जा संसाधनों को किस रूप में विभाजित किया जा सकता है? परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत संसाधन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधन। कि कोयले से प्राप्त विद्युत को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? तापीय ऊर्जा कहा जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक देश कौन से हैं? रानीगंज है, पश्चिमी बंगाल तथा झारिया, धनबाद और बोकारो झारखंड, ये प्रमुख कोयला उत्पादक स्थान है। पेट्रोलियम में प्रमुख उत्पादक होते हैं, डीजल होता है, जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है ना उसी से डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक। पेट्रोलियम में मुख्य उत्पादक जो है वो कौन है? पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक है ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं असम में डिगबोई, मुंबई में मुंबई हाई और कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा। प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, ईरान है, कतर है, चीन है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और नीदरलैंड है। भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादक क्षेत्र हैं मुंबई हाई, कृष्णा, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, कृष्णा, गोदावरी बेसिन, त्रिपुरा और असम।
विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो नॉर्वे ने सबसे पहले जल विद्युत उत्पादन करना जो है शुरू किया था। भारत में जल विद्युत उत्पादन करने वाले क्षेत्र है भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी परियोजना। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के अंदर रेडियो सक्रिय पदार्थ से प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा किस शब्द था यहाँ पर? किस रेडियो सक्रिय पदार्थ से जो है वो प्राप्त की जाती है? तो यूरेनियम होता है इसमें और थोरियम होता है। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। भारत में किन राज्यों के पास यूरेनियम के विशाल भंडार है? राजस्थान और झारखंड के पास है। एंड भारत में थोरियम कहां पर पाया जाता है? तो केरल के मोनोजाइंट में जो है ये पाया जाता है, केरल में। भारत के परमाणु ऊर्जा के प्रमुख केंद्र है तमिलनाडु के अंदर कलकम, महाराष्ट्र का तारापुर, राजस्थान का कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केंगा। और चौथा चैप्टर आता है आपका कृषि। आइए चैप्टर नंबर 4 में कृषि से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में कौन कौन सी क्रिया आती है? प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से संबंधित, जैसे कृषि, मत्स्य पालन आदि। द्वितीय क्रिया में कौन कौन सी क्रिया शामिल है? तो इसमें संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित, जैसे कि विनिर्माण उद्योग। प्राथमिक क्रिया वो होती है जैसे खेती करना। द्वितीय क्रिया होती है खेती में जो अनाज पैदा हुआ है, जैसे गेहूं का उत्पादन करना प्राथमिक क्रिया है, और गेहूं का आटा बना के बिस्कुट बनाना ये क्या है? द्वितीय क्रिया है। और तृतीय क्रिया क्या आती है? व्यवसाय से संबंधित जो क्रिया आती है, बेचना, उसको इधर से उधर पहुंचाना उसको, ये सारी तृतीय क्रिया में आती है। नेक्स्ट देखिएगा, तृतीयक उद्योग में कौन सा शामिल है? तो तृतीयक जो क्रिया उद्योग है उसमें जो प्राथमिक क्रिया वाले और द्वितीय क्रिया वाले उद्योगों को सेवा प्रदान करता है। जैसे किसान को ट्रैक्टर चाहिए, प्राथमिक क्रिया क्या है? खेती करना, खेती के लिए ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर बेचने का कार्य क्या है? तृतीय क्रिया है। एक व्यापारी है, उसको जयपुर से माल मंगाना है, तो माल मंगाने के लिए उसको ट्रक चाहिए, बैंक के लिए बैंक में पैसे जमा कराना है, तो ये जो सारे कार्य है वो थर्ड क्रिया यानी तृतीय क्रिया उद्योग में जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यातायात, व्यापार, बैंक, बीमा आदि किस प्रकार की क्रियाएं हैं? सेवा क्षेत्र से संबंधित क्रिया है। विश्व में कितने प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित है? 50%। और सेरिकल्चर में कितना उत्पादन किया जाता है? किसका उत्पादन किया जाता है? रेशम का। एंड पीसी कल्चर में किया जाता है मत्स्य पालन का। विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है। और जिस कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग किया जाता है जैविक कृषि कहलाती है। और कृषि कितने प्रकार की होती है? निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। जो अपने निर्वाह के लिए हम खेती करते हैं, जैसे कि अपने खेत में बाजरो बो लियो, कणक बोली, मूंग मोट बो लिया, और आप अपने घर खातिर रख लिया, मैंने बेचिया को नहीं, तो वह खेती के अलावा निर्वाह खेती और वाणिज्य खेती करा जिस खातिर आप बेचने खातिर चीज बोवा, जे नरमो बो दियो खेत में, गन्ना बो दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्व भारत में क्या कहा जाता है? झूमिंग कहा जाता है, झूमिंग कृषि। और स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा। इसी कृषि को ब्राजील में कहा जाता है रोका। और स्थानांतरित कृषि को ही मलेशिया में लद्दांग कहा जाता है। और रोपण कृषि का उदाहरण है चाय रोपण कृषि है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय यह प्रदेशों का मुख्य आहार क्या है? चावल है। जो देश उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं वहां चावल ज्यादा खाए जाते हैं। चावल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है? जलोढ़ मिट्टी। विश्व में चावल उत्पादन में अग्रणी देश है चीन। गेहूं की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? दोमट मृदा। और भारत में गेहूं की कृषि की जाती है शीत ऋतु में। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है जलोढ़ और काली मिट्टी। और सुनहरा रेशा कहते हैं पटसन को।
और पटसन की खेती के लिए जो है वो जलोढ़ मिट्टी आवश्यक होती है। और कौन सा देश पटसन की खेती में अग्रणी है? तो भारत और बांग्लादेश। कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है? दोमट मिट्टी। और कॉफी उत्पादन में अग्रणी देश है ब्राजील। 5वां चैप्टर आता है उद्योग। जिस उद्योग में कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कि गन्ने से चीनी बनाना विनिर्माण उद्योग हो गया ना। ये आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? लघु और वृहद उद्योग। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस प्रकार के उद्योग है? ये 2 कंपनियों के नाम है। तो ये सार्वजनिक उद्योग हैं। सहकारी क्षेत्र में उद्योग कौन से हैं? तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और शुद्ध डेयरी सहकारी, ये दोनों सहकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं। उभरते हुए उद्योगों को क्या कहा जाता है? सनराइज उद्योग कहा जाता है। जो उद्योग अभी स्थापित किए गए हैं, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? सनराइज उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में इस्पात उत्पादन केंद्र कौन कौन से हैं? तो भिलाई के अंदर, दुर्गापुरा, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। और ये तीनों जो है कहां पर स्थित है? 4 राज्यों में स्थित है। और ये 4 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 47 में भारत एकमात्र इस्पात उद्योग कौन सा था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको कहते हैं, जिसको आप टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस क्षेत्र का उद्योग है? तो ये निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट कंपनी है ये। भद्रावती और विजयनगर इस्पात केंद्र कहां स्थित है? कर्नाटक में। और विशाखापट्टनम इस्पात केंद्र कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अर्थात टिस्को की शुरुआत कब और कहां की गई थी? झारखंड में। स्वर्ण रेखा और खरखई, ये 2 नदियां हैं, इनके संगम पर एक स्थान था साक्षी। क्या नाम था उस स्थान का? मोस्ट नाम है ये, याद रखना। साक्षी के अंदर सन 1907 में की गई थी। और बाद में इसी साक्षी नाम का स्थान जो है ना, इसका झारखंड का जो साक्षी नामक स्थान है, इसे वर्तमान में नाम दिया गया है जमशेदपुर। जमशेदपुर के नाम से इसे जाना जाता है। एंड अमेरिका का प्रमुख इस्पात नगर है पीटर्सबर्ग। वस्त्र बनाने के लिए किन किन का उपयोग किया जाता है? कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट। मानव निर्मित रेशा कौन सा है? तो नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रियोन। मलमल कहाँ का प्रसिद्ध है? ढाका की मलमल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एंड मसूलीपट्टनम कौन सी वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो छींट के वस्त्र के लिए। कालीकट जो है वो कैलिको के लिए प्रसिद्ध है। और ये सारे वस्त्रों के प्रकार हैं। और सुनहरी जरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बुरहानपुर और सूरत व वडोदरा की प्रसिद्ध है। पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित हुई थी 1854 में। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी 1818 कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में। और अहमदाबाद में प्रथम सूती मिल हुई थी 1859 में। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? साबरमती। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। और जापान में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ओसाका।